जहानत का जब भी जिक्र आता है तो एक ही चेहरा, एक ही नाम फौरन जहन में आ जाता है, आइंस्टाइन। ये नाम अब सिर्फ किसी साइंसदान का नहीं रहा, बल्कि ये तो जैसे जीनियस का ही दूसरा नाम बन गया है। और इस सारी शोहरत के पीछे है क्या? सिर्फ ये एक छोटी सी मसावात, E = mc²। शायद साइंस की पूरी तारीख में कोई और फॉर्मूला इतना मशहूर नहीं हुआ जितना ये। यह है दुनिया की सबसे मशहूर मसावात, जो हमें दी दुनिया के सबसे मशहूर साइंसी चेहरे ने। वो बिखरे हुए बाल, वो गहरी सोच में डूबी आंखें। ये तस्वीर अब सिर्फ एक साइंसदान की नहीं रही, ये तो खुद जहानत की पहचान बन चुकी है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है जितनी नजर आती है? क्या हो अगर जो हम जानते हैं वो आधा सच हो? चलें आज इस मुसावात और इस चेहरे के पीछे छुपे असल इंसान को जानने की कोशिश करते हैं। पेटेंट क्लर्क का इंकलाब। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत की कहानी किसी अजीम यूनिवर्सिटी से शुरू हुई होगी, लेकिन नहीं, जहानत का ये सफर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की शानदार लैब से नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस से शुरू हुआ, जहां वो एक असिस्टेंट एग्जामिनर थे। यानी दिन में वो दूसरों की इजादात को परखते थे और रातों को अपने जहन की लैब में वो कायनात के सबसे बड़े राजों से पर्दा उठा रहे थे। शुरू से ही उनका जहन कुछ अलग था। कहा जाता है कि बचपन में बोलना देर से सीखा, लेकिन 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते खुद ही कैलकुलस जैसी मुश्किल रियाजी सीख ली। स्कूल का रट्टे वाला सिस्टम उन्हें एक आंख नहीं भाता था। कहते थे कि ये तख्लीकी सोच को मार देता है। यहां तक कि कॉलेज के पहले दाखिला इम्तिहान में भी फेल हो गए और फौजी भर्ती से बचने के लिए अपनी जर्मन शहरियत तक छोड़ दी। ये एक ऐसे जहन की शुरुआत थी जो असूलों को मानने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बना था। और फिर आया 1905, जिसे साइंस की तारीख में इनका मौजज़ाती साल या मिरेकल ईयर कहा जाता है। इसी पेटेंट ऑफिस की डेस्क पर बैठे बैठे सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने 4 ऐसे तहकीकी मकाले शाये किए जिन्होंने फिजिक्स की बुनियादें हिला दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल रिलेटिविटी और हाँ, E = mc² भी इसी साल दुनिया के सामने आया। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प हकीकत है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल इनाम उनके मशहूर ज़माना नज़रिया इजाफियत यानी रिलेटिविटी पर मिला होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ये नाम उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर दिया गया था, यानी उनकी उस दरियाफ्त पर कि रोशनी सिर्फ लहरों की तरह नहीं बल्कि ज़र्रात की तरह भी काम कर सकती है। अपने मौजज़ाती साल के बाद भी आइंस्टाइन रुके नहीं। उनके जहन में एक इससे भी बड़ा ख्याल पनप रहा था, कायनात के उसूलों को नए सिरे से लिखने का, यानी ग्रेविटी या कशिश सकल का एक बिल्कुल नया नज़रिया देने का। उनके नए नज़रिए जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने का तरीका भी कमाल का था। उनका कहना था कि सूरज जैसी बहुत भारी चीज़ अपने इर्द गिर्द खिला और वक्त की चादर को मोड़ देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दूर किसी सितारे की रोशनी सूरज के करीब से गुजरेगी तो उसे भी इस मुड़े हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब ये देखा कैसे जाए, इसका एक ही तरीका था, 1919 के मुकम्मल सूरज ग्रहण का इंतज़ार, जब सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाए और उसके पीछे के सितारे नजर आ सकें। और जैसे ही 1919 में सूरज ग्रहण के नताइज सामने आए और उन्होंने आइंस्टाइन की बात को सच साबित कर दिया, तो बस दुनिया में तहलका मच गया। अखबारों की सुर्खियां कुछ ऐसी थीं: साइंस में इनकलाब, कायनात का नया नज़रिया, न्यूटन के ख्यालात मुस्तरद। एक ही रात में आइंस्टाइन एक गुमनाम प्रोफेसर से दुनिया के सबसे मशहूर साइंसदान बन गए। लेकिन ये आलमी शोहरत अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाई। आइंस्टाइन अब सिर्फ एक साइंसदान नहीं रहे थे, वो दुनिया की आवाज़, दुनिया का ज़मीर बन गए थे। 1933 में जब जर्मनी में हिटलर इक़्तिदार में आया तो आइंस्टाइन अमेरिका के दौरे पर थे। वो समझ गए कि एक यहूदी होने की वजह से उनका वापस जर्मनी जाना अब मुमकिन नहीं रहा। वो एक पनाहगुज़ीन बन गए और फिर अमरीकी शहरी। यहाँ आकर उन्हें एक बहुत बड़े अखलाकी इम्तिहान का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो वो थे जो अमन के अलंबरदार थे, जो जंग को एक बीमारी कहते थे, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक हकीकत मुंह खोले खड़ी थी। क्या होगा अगर नाजियों ने पहले आइटम बम बना लिया? इसी खौफ ने उस अमन पसंद इंसान को, सदर रूजवेल्ट को, वो तारीखी खत लिखने पर मजबूर किया जिसमें एटम बम पर तहकीक शुरू करने की सिफारिश की गई थी। इस खत का बोझ वो सारी जिंदगी उठाते रहे। उन्होंने खुद बाद में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की जब मैंने सदर रूजवेल्ट को एटम बम बनाने की सिफारिश वाले खत पर दस्तखत किए। उनकी इंसानियत सिर्फ जंग और अमन तक ही महदूद नहीं थी। उनकी जिंदगी का एक और पहलू भी है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, और वो है अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उनकी जद्दोजहद।
एक ऐसे दौर में जब यह सब कहना आसान नहीं था, उन्होंने नस्ल परस्ती को अमेरिका की बदतरीन बीमारी करार दिया। वो सिर्फ बयानात नहीं देते थे, बल्कि NAACP जैसे इदारों का हिस्सा बने और खुलकर अफ्रीकी अमरीकियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। जिद्दी ज़हन। आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि इतने बड़े ज़हीन इंसान होने का मतलब ये नहीं कि वो गलती नहीं कर सकते थे या उनमें कोई खामी नहीं थी। उनका ये मशहूर जुमला खुदा पान से नहीं खेलता सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन ये दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स के नए नज़रियात पर उनका एतराज़ था। वो इस ख्याल को कभी दिल से मान ही नहीं पाया कि कायनात की बुनियाद में बेतरतीबी और गैर यकीनी हो सकती है। उन्हें लगता था कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई गहरा उसूल ज़रूर छुपा है। और यही फिक्री जिद, यही हट धर्मी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इसी फिजिक्स की दुनिया से अलग करती चली गई जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। सोचें तो कितनी अजीब बात है, जिस इनकलाबी ने न्यूटन के सदियों पुराने नज़रियात को चैलेंज किया, वो खुद फिजिक्स के अगले इनकलाब के सामने कदामत पसंद बनकर खड़ा हो गया। यहां तक कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उनका रवैया बिल्कुल वाज़ेह था। जब उनकी एक शरियान फट गई तो उन्होंने सर्जरी करवाने से साफ इनकार कर दिया। उनके आखिरी अल्फाज थे, मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा। मसनूई तौर पर जिंदगी को लंबा करना बेकार है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब जाने का वक्त है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस मुसावात और इस मशहूर चेहरे के पीछे छुपे इस पेचीदा, असूल परस्त और कभी-कभी जिद्दी इंसान को जानने के बाद क्या जहानत के बारे में हमारा नज़रिया कुछ बदलता है? शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अजीम तरीन जहन भी आखिरकार इंसान ही होते हैं, अपनी खामियों, तजादात और गहरी इंसानियत के साथ।